हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। मेरा नाम लक्ष्य है और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक्डइन पर लक्ष्मीकांत पीएस के नाम से सर्च करोगे तो मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर टीसीपी। ये मैं पहले ही इंग्लिश में ले चुका हूं तो मैंने सोचा कि इसको हिंदी में भी बनाया जाए। तो चलिए चलते हैं इस सीरीज में। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम जानते हैं कि टीसीपी जो है ओएसआई लेयर मॉडल या फिर टीसीपी आईपी लेयर मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में चलता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर टीसीपी या फिर इवन ट्रांसपोर्ट लेयर हम क्यों यूज करते हैं, पहले यह जानना पड़ेगा अगर हमें समझना है टीसीपी को क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो यूजर्स हैं, यूजर ए और यूजर बी। दोनों अपने मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं और मोबाइल फोन्स में वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये भी मान लेते हैं ए ने एक मैसेज भेजा, हाउ आर यू, हाउ आर यू करके एक मैसेज भेजा। तो चलिए हम ये मान लेते हैं हाउ एक मैसेज है, आर एक मैसेज है, यू एक मैसेज है। अभी क्योंकि व्हाट्सएप जो है एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है, तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन लेयर में जो भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है वो नेटवर्क लेयर में एनकैप्सुलेट होगी और नेटवर्क लेयर में ये डिसाइड होगा कि ए से बी का पाथ क्या होने वाला है। तो चलिए हम राउटर्स भी बना लेते हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, है ना, और राउटर 4। ऐसे कुछ राउटर्स हमने बना लिया। तो अब हम ये मान लेते हैं कि हाउ आर यू जो मैसेज जो है वो एक साथ एक पाथ यूज कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला पाथ यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों मैसेज अलग अलग पाथ भी यूज करें, है ना। तो जैसे कि हाउ ने ऊपर वाला पाथ यूज किया, ठीक है, आर हाउ आर में आर ने ये वाला पाथ यूज किया, है ना, और यू ने भी मतलब कोई और पाथ यूज किया, ऐसा चलिए ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। या फिर ये तीनों मैसेज जो है मैसेजेस जो है वो एक ही पाथ यूज कर रहे हैं, ऐसा भी मान सकते हैं। जैसा भी चले गए, जैसा भी आपको सही लगे, है ना। पर हमारा मेन इंटेंशन ये है जानने का कि ऐसा ये भी हो सकता है कि तीनों मैसेज जो है बी यूजर के पास रिसीव ना हो। चलिए मान लेते हैं कि आर मैसेज जो है वो यूजर ए से यूजर बी की तरफ पहुंचते टाइम कहीं ड्रॉप हो गया या फिर वो प्रोसेस नहीं कर पाया। तो बी के पास जो मैसेज पहुंचा है वो पहुंचा है सिर्फ हाउ एंड यू, है ना। तो बेसिकली आर मैसेज जो है वो कहीं ड्रॉप हो चुका है। अभी हमने ये एज्यूम किया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर वहां नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होने की वजह से क्या होगा कि यूजर ए को पता ही नहीं पड़ेगा कि आर मैसेज जो है ड्रॉप हो चुका है और उसको आर मैसेज वापस भेजना पड़ेगा। अब बी साइड में ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं होने की वजह से बी नहीं बता सकता कि उसके पास पूरा मैसेज नहीं आया है और वो ए को आगे इंफॉर्म भी नहीं कर सकता कि आर मैसेज उसके पास रीच नहीं हुआ है और आर उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो ये मैसेजेस या फिर ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास पहुंचाने की कि जो तुमने मैसेज मुझे भेजा है या फिर जो इंफॉर्मेशन तुमने मुझे भेजा है वो पूरा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये इंफॉर्मेशन जब तक ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो सकता। और हमारे नेटवर्क लेयर में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क लेयर में, इवन आज के वर्ल्ड में भी, इन टूडेज वर्ल्ड, ये नेटवर्क लेयर में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सामने डेस्टिनेशन या फिर सोर्स को बता सके कि एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है और उस इंफॉर्मेशन को वापस भेजा जाना चाहिए। नेटवर्क लेयर का काम सिर्फ यही है कि एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक का पाथ बनाना, सिर्फ वही काम है। वो पाथ यूज करते हुए मैसेज करेक्टली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये काम नेटवर्क लेयर का नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है और इसीलिए हमें ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ती है।
तो जितने भी जिन्होंने भी ओएसआई लेयर या फिर टीसीपी लेयर बनाया, उनको ये पता था कि ट्रांसपोर्ट लेयर इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी आगे। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जिस्ट करता है। तो हम जब भी टीसीपी हमने बहुत सारी जगह देखा है ना, और बहुत सारे वेल नोन टीसीपी पोर्ट्स हमें पता है, जैसे कि पोर्ट नंबर 22 हम टेलनेट के लिए यूज करते हैं, पोर्ट नंबर 23 हम सॉरी पोर्ट नंबर 22 एसएसएच के लिए यूज करते हैं, और पोर्ट नंबर 23 हम टेलनेट के लिए यूज करते हैं, है ना। और हम जब भी वेब ब्राउजिंग करते हैं तो पोर्ट नंबर 80 जो कि है HTTP, और 443 पोर्ट नंबर HTTPS के लिए होता है ना। और बहुत सारे डिफरेंट पोर्ट्स हमने ये टीसीपी पे देखा है, और हमारा डिस्कशन सिर्फ टीसीपी पे रहने वाला है। एंड एज नेटवर्क इंजीनियर्स हमें ये टीसीपी क्यों समझना चाहिए, ये भी हम जान लेते हैं। तो हमें पता है कि हम डेटा एज नेटवर्क इंजीनियर्स हम सबसे ज्यादा काम कहां करते हैं, हम काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, है ना। डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर में। तो हम जब भी डेटा लिंक लेयर के साथ काम करते हैं तो हम वीलैंस के साथ काम करते हैं, हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, हम और भी बहुत सारे लेयर टू चीजों पे काम करते हैं, है ना। जब हम नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं तो हम काम करते हैं ओएसपीएफ के साथ, ISIS के साथ, EIGRP के साथ, और बहुत सारे और भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के साथ हम काम करते हैं। अब कोई भी इंजीनियर जो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो इस पे काम करता है, कोई डेवलपर जो बैठा है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है ना। तो वो HTML पे काम करता है ना, और बहुत सारे जो भी लेयर 7 पे जो भी लैंग्वेजेस काम करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। तो अब एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक केस आया, एक कस्टमर ने बोला कि मैं पैकेट ए डिवाइस से बी डिवाइस पे भेज रहा हूं, ठीक है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैंने क्या किया, मैंने डेटा लिंक लेयर पे सभी ट्रबल शूटिंग की, मुझे सब ओके दिखा। नेटवर्क लेयर पे सभी ट्रबल शूटिंग की, मुझे सही लगा, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर से तो मेरे को सब कुछ सही दिख रहा है। पैकेट मैं एक जगह से दूसरी जगह पिंग कर रहा हूं, वो पहुंच रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर वाला क्या बोलेगा, भाई मैं तो मेरी तरफ से तो सब सही है, मैं एप्लीकेशन लेयर पे सब क्रिएट कर रहा हूं, मेरा कोड सही है, बिल्कुल सही है, सब सही है, पहुंच क्यों नहीं रहा। दिक्कत ट्रांसपोर्ट लेयर पे आती है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली देखा जाए कोई टच नहीं करता है। और एज नेटवर्क इंजीनियर्स अगर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर समझ लिया, ठीक है, तो हम बेसिकली देखा जाए हम 4 लेयर्स के मास्टर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। हम 4 लेयर्स के मास्टर हो सकते हैं, है ना। तो अगर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे मास्टरी कर ली तो एक अपर हैंड मिलता है यूजुअली ट्रबल शूटिंग के टाइम पे। एंड कोई टिकट केस, अगर कोई केस आता है स्पेशली जहां पे सब कुछ ओके है बट प्रॉब्लम टीसीपी पे है, तो वो ट्रबल शूट करने में भी आसान होता है। तो इस वजह से टीसीपी जानना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड हम टीसीपी के हेडर फॉर्मेट को थोड़ा समझते हैं। अभी जैसे कि लेयर 2 हो गया, या फिर ईथरनेट हेडर हो गया, या फिर IPv4 हेडर हो गया, उसमें हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेसेस होते हैं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस होते हैं। सिमिलरली यहां पर हमारे पास सोर्स पोर्ट एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस होता है, जो कि दोनों 16 बिट्स होते हैं। तो सोर्स पोर्ट नंबर्स जो है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स जो है यूजुअली कैसे काम आते हैं, तो हमारे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स जो है यूजुअली एक वेल नोन पोर्ट होता है, वेल नोन सॉरी वेल नोन पोर्ट नंबर्स होते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स, जो कि हो सकता है 1 से लेकर 1023 तक, 1023 तक वेल नोन डेस्टिनेशन पोर्ट्स होते हैं, है ना। और हमारा ये जो सोर्स पोर्ट नंबर है, सोर्स पोर्ट नंबर है, वो होता है अराउंड, आई थिंक लेट्स चेक, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए।
और हमारा जो सोर्स पोर्ट होता है वो बेसिकली रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं 49,000 के ऊपर, 49,000 के ऊपर से लेकर 49,000 से लेकर 64,000 के बीच में कोई भी सोर्स पोर्ट नंबर जो है हमारा रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं, है ना। तो अब ये सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स को हम कैसे समझ सकते हैं? तो चलिए आप अपना एक एड्रेस मान लीजिए, अपने घर का एड्रेस ही मान लीजिए, है ना। तो फॉर एग्जांपल वो एड्रेस है आपका एक फ्लैट नंबर है ना। फ्लैट नंबर, फ्लैट नंबर के बाद आप अपना एड्रेस देते हो, स्ट्रीट नंबर देते हो, है ना। स्ट्रीट नंबर देते हो, सिटी एंड पिन कोड। तो ये हो गया, इसको आप आईपी एड्रेस टाइप समझ लो, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस पे या फिर इस एड्रेस पे सिर्फ एक बंदा नहीं रहता, है ना। इस पे बहुत सारे लोग भी रह सकते हैं, आप, आपकी फैमिली, बहुत सारे लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर चिट्ठी या फिर कोई लेटर या फिर नेटवर्किंग टर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जा रही है, ठीक है। अब उस एड्रेस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस रन होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि गूगल सर्वर हो गया, गूगल एक सर्वर है जिसकी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। अब उस गूगल सर्वर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, है ना। तो मेरे को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रीच करना है, या फिर इस टर्म में मुझे एक पर्टिकुलर बंदे को रीच करना है इस एड्रेस पे जो रह रहा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक टू नाम तो देता हूं, है ना, टू एबीसी, राइट। ये एबीसी नाम जो भी है, इट इज वेरी सिमिलर टू योर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स, है ना। तो आ, ये काम होता है पोर्ट एड्रेस का, ठीक है। पोर्ट एड्रेस डिफाइन करता है कि वो कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है, कर रहा है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे, है ना। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स यूजुअली बहुत ही वेल नोन डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और सोर्स पोर्ट नंबर्स जो है रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर्स होते हैं, जो कि हो सकते हैं 49,000 से लेकर 64,000 तक के बीच में। कोई भी रैंडमली जनरेटेड सोर्स पोर्ट एड्रेसेस हो सकते हैं। और ये कैसे काम करते हैं हम थोड़ी देर में बाद में देखेंगे। अब ये जो आईपी हेडर है ना, इस सॉरी आईपी हेडर नहीं, ये टीसीपी हेडर जो है, इस टीसीपी हेडर में टीसीपी हेडर का साइज जो है वो होता है 32 बिट्स इन टोटल, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हेडर जो है वो है सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर। अब सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर कहां काम आते हैं? तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक यूजर है ए और ये दूसरा यूजर है बी। अब जो भी इंफॉर्मेशन यूजर ए से बी के बीच में जाती है वो बेसिकली एक स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है, एक स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है। तो स्ट्रीम ऑफ डेटा मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होती रहती है ना। तो अब एक्सचेंज हो रही है, इतने देर से हमने टीसीपी समझा था, टीसीपी क्यों आया, टीसीपी में टीसीपी नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों आया? ट्रांसपोर्ट लेयर में होता यह है कि सामने वाला बंदा इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मेरे पास कोई एक चीज मिसिंग है, तो तुम्हें वो इंफॉर्मेशन वापस भेजना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन कैसे पता होता है? वो पता होता है हमारे इस सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर में। तो चलो मान लेते हैं कि ए सेंडर है और बी रिसीवर है ना। तो जब भी सेंडर ए इंफॉर्मेशन भेजेगा, वो हर इंफॉर्मेशन पे एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा, और हर एक सीक्वेंस नंबर का रिसीवर बी जो है एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो जब भी एक्नॉलेजमेंट भेजता है तो उस इंफॉर्मेशन पे रिसीवर जो है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर लगा के भेजता है। अब ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे काम करते हैं इन डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर इसीलिए बहुत यूजफुल होते हैं कि इसी वजह से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उस सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर से ही पता पड़ता है। नेक्स्ट, हेडर लेंथ। तो हमने देखा कि एक रो, इस टीसीपी हेडर में एक रो की लेंथ जो है 32 बिट्स है,
और हमारे पास कितने रोज हैं? 1 2 3 4 एंड 5। फिलहाल ऑप्शंस और पैडिंग को छोड़ देते हैं। तो इन टोटल 32 टाइम्स 5 जो कि हो गया 160 बिट्स, है ना। और अगर मैं इसे बाइट्स में कन्वर्ट करूं, है ना, 160 डिवाइडेड बाय 8 करूं तो ये हो जाता है 20 बाइट्स। तो मेरा ये जो टीसीपी हेडर है उसकी मिनिमम लेंथ या फिर उसका मिनिमम साइज 20 बाइट्स होता है ना। और इंटरव्यू में यूजुअली ये भी पूछा जाता है कि यार 20 बाइट्स तो मिनिमम हेडर लेंथ है, ठीक है, और सिर्फ 4 बिट्स ही है मेरे पास इसको डिनोट करने के लिए, है ना। तो अगर यहां पे लिखा है 4 बिट्स या फिर 4 बिट्स लिखा है, 4 बिट्स मतलब 0000, है ना। तो अगर मैं इसके सभी बिट्स को 1111 भी कर दूं तो ये डेसिमल फॉर्मेट में इसका वैल्यू होता है 15, है ना। तो ये 15 नंबर जो है ये इसका सॉरी डेसिमल फॉर्मेट नहीं, ये जो तो 1111 को जो हम डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 15। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की साइज 15 से ज्यादा है एंड या एंड देखा जाए तो मिनिमम साइज इस टीसीपी हेडर का तो 20 है एंड मैक्सिमम मैं जो डिनोट कर सकता हूं ये 4 बिट से वो तो 15 है। तो ये हेडर लेंथ जो कि उसका मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू 15 है वो एक 20 बाइट्स के मिनिमम हेडर को कैसे डिनोट करेगा, है ना। ये क्वेश्चन जान सकते हैं। या फिर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि 20 बाइट्स से ज्यादा है वो इंफॉर्मेशन भी एक 4 बिट्स का हेडर कैसे डिनोट कर सकता है। आई होप आपको क्वेश्चन मेरा समझ में आ रहा हो। इस चीज के लिए हम एक स्केलिंग फैक्टर यूज करते हैं और वो स्केलिंग फैक्टर है 4। स्केलिंग फैक्टर 4, है ना। तो मैं अगर स्केलिंग फैक्टर 4 है तो अगर मेरा मिनिमम लेंथ 20 बाइट्स है ना, और उसको मैं एक स्केलिंग फैक्टर 4 के साथ डिवाइड करूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 5। और 5 को अगर मैं बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करूं तो वो वैल्यू होती है 0101, है ना, 5। तो यही सेम चीज 5 टाइम्स अगर मैं 4 करता हूं तो मिनिमम लेंथ मुझे मिलती है 20 बाइट्स की। तो मेरा मैक्सिमम बाइट्स कितना हो सकता है, ये हेडर कितना मैक्सिमम बाइट्स शो कर सकता है अगर उसको मैं इंटू 4 कर दूं यहां पर, तो वो होता है मेरा 60 बाइट्स। तो मैं 20 बाइट्स से लेके 60 बाइट्स के इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे डिनोट करता हूं विद अ स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4। आई होप ये समझ में आया। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे ये फ्लैग्स के बारे में। तो ये जितने भी फ्लैग्स हैं, अर्जेंट फ्लैग स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अर्जेंट फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, पुश, रीसेट, सिन एंड फिन, है ना। ये मैं तब समझाऊंगा जब हम टीसीपी हैंडशेक के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक फिलहाल के लिए ये सब एक 1 बिट के फ्लैग्स है ना। एंड ये तब तब 1 होते हैं जब जब इनका काम आता है, और ये कब काम आता है हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विंडो साइज। अब विंडो साइज समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, बफर। तो बफर होता क्या है? बफर आप समझ सकते हो कि एक स्टोरेज कैपेसिटी होता है। तो आप सेंडर ले लो या फिर रिसीवर ले लो, दोनों के बीच में एक दोनों के पास एक बफर कैपेसिटी होती है या फिर एक स्टोरिंग कैपेसिटी हो, और वो उसमें क्या स्टोर करता है? उसमें वो डेटा स्टोर करके रखता है, बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करके रखता है ना। तो समझ लेते हैं कि ये सेंडर का बफर है और ये रिसीवर का बफर है ना। जैसे जैसे एप्लीकेशन लेयर जो हमारा यहां पर सेंटर साइड में एप्लीकेशन लेयर बैठा है और रिसीवर साइड में जो एप्लीकेशन बैठा है,
जैसे जैसे एप्लीकेशन लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजता है, वैसे वैसे ये बफर भरने लगता है। ये जो बफर जो है भरने लगता है ना। एंड जैसे जैसे ये भरता है, वैसे वैसे वो सेंडर जो है उसको आगे रिसीवर की तरफ भेजता है। रिसीवर साइड में भी सिमिलर बफर होते हैं। जैसे जैसे रिसीवर की तरफ इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, वैसे वैसे रिसीवर जो है वो डेटा को अपने बफर में भरने लगता है या फिर स्टोर करने लगता है। और जैसे जैसे ये एप्लीकेशन जो रिसीवर साइड में चल रही है वो डेटा को पुल करता है, वैसे वैसे ये बफर जो है खाली होने लगता है। ठीक है, तो मैं वापस रिपीट करता हूं, बफर का कंसेप्ट क्या होता है। आप हमारे सेंडर साइड और रिसीवर साइड दोनों तरफ एक बफर होते हैं या फिर स्टोरेज होते हैं, जो कंटिन्यूसली भरते जाते हैं और खाली भी होते जाते हैं। तो सेंडर साइड के तरफ से अगर हम देखें, तो सेंडर साइड का जो एप्लीकेशन है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ डेटा भेजता है। तो जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन भेजता है, टीसीपी जो है वो इंफॉर्मेशन अपने बफर में स्टोर करने लगता है। तो जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, तो वो बफर यहां वैसे वैसे भरने लगता है, मतलब या फिर वो स्टोरेज कैपेसिटी जो है भरने लगता है। और जैसे जैसे भरने लगता है और एप्लीकेशन और ये जो इंफॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड होने लगती है या फिर सेंडर से भेजना शुरू होता है, वैसे वैसे ये बफर जो है खाली होने लगता है। जो हम व्हाइट स्पेसेस देख रहे हैं वो खाली स्पेस है। अब रिसीवर साइड में बफर थोड़ा अलग सा काम करता है। जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, रिसीवर साइड का बफर जो है वो इंफॉर्मेशन को अपने बफर में स्टोर करता है, और तब तक स्टोर करता है जब तक रिसीवर साइड का एप्लीकेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ पुल नहीं करता। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन लेयर अपना इंफॉर्मेशन पुल करता है, वैसे वैसे ये बफर्स जो है खाली होने लगते हैं। इसका मतलब यह है रिसीवर साइड का बफर या फिर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ने लगता है। एप्लीकेशन लेयर से जैसे सेंडर साइड में एप्लीकेशन लेयर में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है, बफर साइज कम होता है। रिसीवर साइड में जैसे जैसे एप्लीकेशन लेयर इंफॉर्मेशन को पुल करता है, वैसे वैसे बफर साइज रिसीवर साइड में बढ़ने लगता है। तो अब हम वापस चलते हैं हमारे विंडो साइज पे। तो जो मैंने बफर का कंसेप्ट समझाया, वही सेम उसको हम बोलते हैं विंडो। विंडो मतलब मेरे बफर की कैपेसिटी कितनी है, मेरे बफर में या फिर मेरे स्टोरेज साइज कितना बचा है, जिसका मतलब ए और बी के बीच में अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को अपने स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में भी बताते हैं। उस स्टोरेज कैपेसिटी को हम बोलते हैं विंडो साइज। मेरे पास कितना विंडो बचा है या फिर स्टोरेज बचा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, उसको हम विंडो साइज बोलते हैं, और वो इस हेडर में डिनोट होता है। चेकसम, चेकसम हमारे लेयर 2 में जो चेकसम हेडर होता है, लेयर 3 में हेडर चेकसम होता है, सेम चीज चेकसम यहां भी होता है, जिससे कि हमारे डेटा की इंटेग्रिटी पता पड़ती है। अर्जेंट पॉइंटर, अर्जेंट पॉइंटर को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये सेंडर ए है और ये सेंडर बी है ना। तो मैंने जैसे कि बताया था कि डेटा जो ट्रांसफर होता है कोई भी डिवाइसेस के बीच में, एक स्ट्रीम ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। तो स्ट्रीम ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो चलो हम उसको एक एक बाइट्स में डिनोट करते हैं, है ना। तो चलो ये हो गया एक बाइट, दूसरा बाइट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सेवेंथ, एट, नाइन एंड 10। तो ये हो गया हमारे पास एक 10 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और इस टोटल 10 बाइट्स को हम सेगमेंट भी बोलते हैं। सेगमेंट हम थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सेगमेंट। अब बफर में होता यह है कि ये जो इंफॉर्मेशन ये जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर जो एप्लीकेशन लेयर से आ रही है ना, वो धीरे धीरे जो है बफर में कलेक्ट होती है। तो चलो हम मान लेते हैं ये बाइट्स जो है धीरे धीरे भर रही है, या फिर ये जो बफर जो है वो धीरे धीरे भर रहा है ना।
अब मेरे पास कोई एक इंफॉर्मेशन आई जो कि बहुत ही अर्जेंट है ना? और जो इंफॉर्मेशन जो ये बफर में फिल होती है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में फिल होता है। तो जो सीक्वेंशियल मैनर में मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले रिसीव हुआ वो बफर में पहले आएगा, जो बाद में रिसीव हुआ वो बाद में आएगा, है ना? तो यहां पर देखा जाए तो ये वाला बाइट जो है या फिर बफर चेंबर जो है वो सबसे पहले भरेगा, है ना? तो अब मेरे पास कोई एक इंफॉर्मेशन आती है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना? और वो आ रही है यहां पर। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो आखिरी में भरा जाएगा, है ना? उसकी अर्जेंसी तो फिर खत्म हो गई। अगर वो अर्जेंट डेटा है तो उसकी अर्जेंसी तो खत्म हो गई क्योंकि वो आखिरी में बैठा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस अर्जेंट बाइट को मुझे आगे लाना पड़ेगा, है ना? तो जब अर्जेंट बाइट मैं कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन भेजता हूं तो वो हमेशा मेरे सेगमेंट के फर्स्ट बाइट में जाके फिल होता है। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस ऑरेंज, यहां पर अब अर्जेंट बाइट बैठेगा, है ना? जो मेरा फर्स्ट चेंबर ऑफ या फिर फर्स्ट बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन को भरेगा, है ना? एंड उस अर्जेंट इंफॉर्मेशन की उस अर्जेंट इंफॉर्मेशन का साइज क्या है? जरूरी नहीं है कि वो अर्जेंट इंफॉर्मेशन का साइज 1 बाइट हो, वो 2 बाइट भी हो सकता है, 3 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि वो एक 4 बाइट का अर्जेंट इंफॉर्मेशन है। तो होगा ये 4 बाइट का अर्जेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले रखा जाएगा। अब चलते हैं पीछे हमारे हेडर पे। तो अर्जेंट पॉइंटर ये बताता है कि वो जो अर्जेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो अर्जेंट इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन लेयर से आ रही है उसका साइज क्या है, और हमारे एग्जांपल में उसका साइज था 4 बाइट्स। तो ये अर्जेंट पॉइंटर बताता है कि जो अर्जेंट इंफॉर्मेशन आ रही है या फिर रिसीव हुआ है उसका साइज है 4 बाइट्स। एंड जब अर्जेंट इंफॉर्मेशन आता है तब हमारा अर्जेंट पॉइंटर या फिर अर्जेंट फ्लैग 1 होता है। तो ये हुआ हमारा हेडर का कंसेप्ट। एंड हेडर के फील्ड्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर किया। तो चलिए आज मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।